25 अगस्त 2022 को मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिका राठौड़ रोज़मर्रा की तरह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। अक्सर वो अपने स्कूल से 2:30 या 3 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज यानी कि 25 अगस्त 2022 को शाम के 5 बजे तक भी वंशिका घर वापस नहीं पहुंचती है। जब वंशिता घर वापस नहीं आती है तो घर वाले परेशान होकर उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं। आजकल सभी स्कूल्स में मोबाइल ले जाना आम बात है, लेकिन यहाँ पर वंशिता राठौड़ का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं। वो बिना देरी किए वंशिता राठौड़ की स्कूल में जाते हैं और जब वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वंशिता राठौड़ तो आज स्कूल आई ही नहीं है। अब ये बात सुनकर घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद घर वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। वो वंशिता राठौड़ की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। पुलिस भी अपने एंड से वंशिता की खोजबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले वंशिता के स्कूल जाकर इस बात को कन्फर्म किया जाता है कि उस दिन वो स्कूल आई या नहीं, तो वहाँ से मालूम चलता है कि उस दिन एक्चुअल में वंशिता अपने स्कूल गई ही नहीं थी। अब इसी तरह 25 अगस्त 2022 की पूरी रात बीत जाती है। दिन आ जाता है 26 अगस्त 2022 का। सुबह के तकरीबन 11 बजे अंधेरी पुलिस के पास एक कॉल आती है कि नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ है। पुलिस बिना देरी किए मौका वारदात पर पहुंचती है। उस बैग को खोलती है तो उस बैग के अंदर से एक 15-16 साल की लड़की की डेड बॉडी निकलती है। पुलिस को मालूम चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछली रात को फाइल की गई थी। वंशिता राठौड़ के घर वालों को इस बारे में खबर दी जाती है। घर वाले आकर बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं और ये कन्फर्म हो जाता है कि यह डेड बॉडी वंशिता राठौड़ की ही है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 15 साल की लड़की जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की, क्योंकि उसके शरीर पर 20 से 22 बार चाकू से गोदने के निशान मिले थे। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब क्योंकि ये मामला एक माइनर लड़की की हत्या का था, इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें तैयार की जाती हैं जिनको अलग अलग काम पे लगा दिया जाता है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सीरियसली कर रही थी। पुलिस सबसे पहले वंशिता के घर से लेकर उसके स्कूल के बीच में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू करती है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क था, लेकिन पुलिस पूरी शिद्दत के साथ इस काम को कर रही थी। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को देखने को मिलता है कि उस दिन वंशिता अपने स्कूल के रास्ते पर ना जाकर एक दूसरे रास्ते पर गई थी और उसी रास्ते पर आगे जाकर उसकी मुलाकात 2 लड़कों के साथ होती है और फिर वंशिता उन्हीं 2 लड़कों के साथ चली जाती है। अब ये लड़के कौन थे, इसकी जानकारी निकालना भी एक बड़ा टास्क था। तो पुलिस यहाँ पर वंशिता की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगालती है, जिसमें पुलिस को मालूम चलता है कि आखिरी बार वंशिता को एक लड़के के नंबर से कॉल आई थी और ये लड़के का नाम संतोष था। पुलिस उसके नंबर से उसकी डिटेल्स लेती है और उसके घर पर छानबीन करने के लिए पहुंच जाती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि जो संतोष है वो पिछले दिन यानी कि 25 तारीख से ही अपने घर से फरार है। अब सीसीटीवी फुटेज उनके घर वालों को दिखाया जाता है तो वहां से कंफर्म हो जाता है कि वंशिता को उस दिन जो 2 लड़के मिले थे उसमें से एक संतोष ही था और दूसरा लड़का संतोष का दोस्त विशाल था। अब विशाल के बारे में छानबीन की जाती है। विशाल के घर जाया जाता है तो मालूम चलता है कि विशाल भी 25 तारीख से ही घर से फरार है। अब पुलिस को यहाँ तक ये तो मालूम चल चुका था कि वंशिता की हत्या के पीछे संतोष और विशाल का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है, इसी वजह से वो अपने घर से फरार हैं। तो पुलिस को सबसे पहले संतोष और विशाल को ही ढूंढना था। अब क्योंकि पुलिस को ये मालूम चल चुका था कि विशाल और संतोष घर से फरार हैं, तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि घर से फरार होने के बाद वो किसी रेलवे स्टेशन पर ज़रूर गए होंगे, क्योंकि वहीं पर वो बाय ट्रेन फरार हुए होंगे। और इसी अंदाजे के हिसाब से पुलिस कम से कम 1000 सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है। उनमें फुटेज देखा जाता है। मुंबई में क्योंकि बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, उन सभी स्टेशन की फुटेज जब देखी जाती है तो विरार रेलवे स्टेशन पर उन्हें वो दोनों लड़के जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बैठते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को ये पहली लीड मिलती है। जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन जिस रूट पर जाती थी उस रूट पर पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज यहाँ पर एग्जामिन करना शुरू कर दिया जाता है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था, लेकिन पुलिस अभी भी पूरी शिद्दत के साथ इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। और ऐसे ही कैमरों को देखते देखते पुलिस को मालूम चलता है कि वो लोग पहले जयपुर गए थे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसके बाद वो अजमेर गए और उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो जम्मू के वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी जाने के बाद फिर से वो वापस गुजरात आए और यहाँ तक पुलिस को ये मालूम चल चुका था कि उनकी आखिरी लोकेशन गुजरात की थी। अब इसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज और सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए पुलिस यहाँ पर 1 हफ्ते के बाद पालनपुर के एक होटल से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों
दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें मुंबई लाया जाता है और अब सारी कहानी खुलकर सामने आती है। सबसे पहले ये पुलिस को बताते हैं कि 25 अगस्त 2022 को वंशिता को मिलने के लिए संतोष ने ही बुलाया था और वंशिता को लेकर ये दोनों विशाल के घर गए थे। विशाल के घर जाने के बाद कुछ घंटों तक जो संतोष है उसने वंशिता के साथ समय बिताया और जिस वक्त वंशिता वहाँ से जाने लगती है तो वो संतोष से कहती है कि आज हम आखिरी बार मिले हैं, इसके बाद मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊँगी। और इसी बात पर जो संतोष है वो भड़क जाता है। संतोष का दोस्त विशाल भी वहीं पर खड़ा हुआ था और देखते ही देखते इन्होंने पहले से एक चाकू रखा हुआ था, उस चाकू से ये वंशिता के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। विशाल और संतोष दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत से वंशिता के ऊपर 20 से 22 बार चाकू से हमला किया था जब तक वो मर नहीं गई। उसके मरने के बाद उन्होंने उसके कपड़े चेंज किए, उसकी ड्रेस निकाल कर उसे दूसरे कपड़े पहनाए। उसके बाद एक कंबल में लपेट कर वंशिता की डेड बॉडी को एक सूटकेस में फिट किया जाता है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं, एक ऑटो रेंट करते हैं, उसी ऑटो में बैठकर ये रेलवे स्टेशन जाते हैं। इनके पास वो सूटकेस भी था जिसमें वंशिता की डेड बॉडी थी। उस बॉडी को लेकर ये ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बीच में मौका पाकर एक पुल से उस बैग को ट्रेन से ही धक्का दे देते हैं और उस बैग को फेंकने के बाद ये दोनों फरार हो जाते हैं। पहले ये दोनों अजमेर जाते हैं, उसके बाद जम्मू तवी जाते हैं, जम्मू से जाने के बाद फिर गुजरात आ जाते हैं और इसी तरीके से पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ था कि अगर संतोष और वंशिता के बीच में दोस्ती थी तो संतोष ने वंशिता की हत्या क्यों की। इस पर संतोष पुलिस को बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती जो है वो वंशिता राठौड़ के साथ ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। ये दोनों बाय कॉल पे बात किया करते थे और बीच में मुलाकातें भी किया करते थे। लेकिन इनकी जो मुलाकात है उसके दौरान एक दिन वंशिता के घर वाले इन्हें देख लेते हैं। ये वंशिता को भी बहुत डांट फटकार लगाते हैं, साथ ही संतोष को भी काफ़ी ज़्यादा डराते और धमकाते हैं और बताया ऐसा जाता है कि इन्होंने संतोष के ऊपर हाथापाई भी की थी जिससे संतोष काफ़ी हर्ट हो गया था और उसने प्लान बना लिया था कि वो वंशिता के घर वालों को सबक सिखाएगा और इसी के चलते इसने मीठी मीठी बातें करके वंशिता को फंसाए रखा। मौका पाकर 25 अगस्त 2022 को इसने वंशिता को मिलने बुलाया। वो अपना स्कूल बंक करके संतोष से मिलने गई। मिलने के बाद इन्होंने साथ में समय बिताया, जिसके बाद वंशिता कहती है कि वो दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके घर वाले इस बात के लिए अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन संतोष और उसके दोस्त विशाल ने तो पहले से ही वंशिता को मारने का प्लान बना रखा था और इसी के चलते संतोष ने अपनी मां का पुश्तैनी हार बेचकर 2 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। वो पैसे से ही इसने एक चाकू खरीदा था और पूरी प्लानिंग बनाई थी। उसी चाकू से इन्होंने वंशिता की हत्या की और हत्या करने के बाद उन्हीं पैसों की मदद से ये लगातार फरार होते रहे। संतोष नाम के इस 21 साल के लड़के ने पुलिस को बताया कि वंशिता की हत्या करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वंशिता के घर वालों ने उसे बेइज्जत किया था और उसी बेइज्जती का बदला करने के लिए उसने वंशिता को ही रास्ते से हटा दिया। तो ये थी वंशिता राठौड़ के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। लेकिन ये कहानी आपको दिखाने का उद्देश्य एक ये भी है कि आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके घर में भी आपकी बेटी ज़रूर होगी। अगर ये कहानी आपने पूरी देखी है तो आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि किसी भी कदम पर अगर आपको ऐसा लगे आपकी बेटी किसी गलत दिशा में जा रही है तो उसे पहले प्यार से समझाएं बुझाएं और हमेशा अपने बच्चों पर नज़र रखें वो कहाँ जाते हैं। कभी भी अपने बच्चों पर ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं जिस कारण से हादसे होते हैं। साथ ही बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि बहुत छोटी सी उम्र में जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो इन सारी बातों पर नज़र रखना माँ बाप का कर्तव्य बनता है। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कॉमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।